नमस्कार, मैं भूपेंद्र टूटी आज आपके सामने आरएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस को लेकर और आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं आपको कि आपको कंटेंट की कमी है नहीं, मार्केट में कंटेंट खूब उपलब्ध है और न ही आपके पास में सामग्री और न ही पुस्तकों की कमी है, लेकिन मैं अपने अनुभव और अपने आधार पे आपको ये बताऊंगा कि आपको मुख्य परीक्षा के अंदर लिखना क्या है और छोड़ना क्या है और आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 पेपर है। आपके पास में मुख्य परीक्षा के 4 पेपर हैं। इन 4 पेपर के आधार पर आपके पास में एक पेपर 200 मार्क का है। 200 इंटू 4 800 नंबर का आपके पास में पेपर है। इन 800 नंबर के पेपर में आपको ये मान के चलिए कि आपको 10% सिलेबस को छोड़ देना। 10% सिलेबस आप छोड़ दीजिए, न तो आप वो कर पाएंगे और न ही आप उसमें से कुछ लिख पाएंगे। इसलिए वो 10% सिलेबस आप छोड़ के चलिए। आपके पास में अब 90% सिलेबस है। पहला पेपर है हिस्ट्री, जिसकी एक यूनिट है हिस्ट्री की। पेपर फर्स्ट हिस्ट्री जो 75 नंबर की। अब लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वाइड है और इसमें मार्क्स भी नहीं मिलते। मैं ये कहूंगा कि आप इस 75 नंबर के मार्क्स में से 50 नंबर आराम से ला सकते हैं और वो भी आधा सिलेबस छोड़। अब आपको छोड़ना क्या है और क्या नहीं छोड़ना है वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। मैं वो कोई लंबी चौड़ी बात आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अपने जो क्वेश्चन बंटे हुए होते हैं, जो मार्किंग होती है, वो होती है 20 शब्दों की, 50 शब्दों की, 100 शब्दों की और हिंदी में 150 और 200 शब्दों का निबंध होता है। ये निबंध है, ठीक है। अब आपको 20 शब्दों में क्या लिखना है, 50 में क्या लिखना है, 100 में क्या लिखना है और 150 में क्या लिखना है, आपके सामने ये सिलेबस है। मैंने सिलेबस को मार्किंग किया है। मैंने इस तरीके से मार्किंग किया है कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि और फिर अपन आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे सिलेबस छोड़ के चलने हैं। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से में से सवाल उठना तय है, लेकिन फिर भी आप वो करके तैयार नहीं करते हैं, इसलिए अपने मैथ्स में मार्किंग नहीं होती है। और जो नहीं आता है वो आप छोड़ दीजिए। इकोनॉमिक्स में आपको करंट से अपडेट रहना पड़ेगा और इकोनॉमिक भले वो भारत की हो, वर्ल्ड की हो या राजस्थान की हो, आपको इकोनॉमिक को करंट से अटेंड करना ही पड़ेगा। फिर आती है आपकी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी आप हिस्ट्री के साथ पढ़ सकते हो, इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो जाति, धर्म, संस्कृतिकरण, वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, ये सब हिस्ट्री में आ जाते हैं और आप इस पार्ट को मात्र 3 दिन में तैयार कर सकते हो, मात्र 3 दिन। और वैसे भी दोस्तों, एक बात बता देता हूं आपको, आपके पास में मुख्य परीक्षा के लिए 90 दिन है। आपके पास में 90 दिन है। आपके पास में 4 पेपर है। आपको रिवीजन भी इसके साथ में करना है।
अब आप ये सोचेंगे कि हम इसके साथ में कोचिंग भी कर लेंगे, टेस्ट सीरीज भी कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए किसी भी कोचिंग, चाहे आप वो समय की करिए या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप कर लीजिए। स्प्रिंग बोर्ड, गीतांजलि, खूब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जयपुर में, कोई कोचिंगों की कमी नहीं है। तो आप इन 4 पेपर का आपके पास में 90 दिन है, और जहां तक संभव है वो एग्जाम है 15 फरवरी। इस बार एग्जाम आगे होने का कोई चांस नहीं है, कोई प्रकार का इश्यू नहीं है कि जिसकी वजह से एग्जाम आगे चला जाए या एग्जाम आगे करवा दे या कोई आंदोलन हो जाए, ये कोई इश्यू ही नहीं है। तो आपके पास में 15 फरवरी तक का टाइम है, आपके पास में टोटल 90 दिन है। आपके पास में मान लो रिजल्ट आता है 25 तारीख को, उसके बाद में आपके पास में दिन बचते हैं दिसंबर, जनवरी और ये लो फरवरी। अब आपके पास में टोटल कितने बचे? 75। आपके पास में 75 डे है, टोटल 75 दिन है। अब आपको 75 दिन में 4 पेपर करने हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास में एक पेपर के लिए 10 दिन का समय, 10 दिन का समय आपके पास में एक पेपर के लिए। आप ये तय मान के चलिए कि अगर नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं 2010 में आरपीएससी ने 39 दिन में मेंस एग्जाम करवाया था। उस टाइम 2 ऑप्शन होते थे और एग्जाम हम सब ने दिया भी था। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो उससे पहले भी एग्जाम करवा देती है तो हम उसको रोक नहीं सकते। वो आरपीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो उसका एक अधिकार है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में एक पेपर के लिए 10 दिन का समय, तो 10 दिन मैंने जो सिलेबस का विश्लेषण किया है उसमें आपके पास में आपके पास में 25 यूनिट है, छोटी बड़ी छोटी बड़ी 25 यूनिट है। अब आप छोटी बड़ी 25 यूनिट को आपको कितने दिन में निपटाना है? आपके पास में टाइम है 40 दिन। अब 40 दिन को आप कैसे मैनेज करते हो, बात है ये। सारे लोगों को मटेरियल सबको पता है, किताबें सब लोगों के पास में हैं और सारे लोगों के पास में सभी कोचिंगों के नोट्स भी हैं, सारी किताबें हैं, दुनिया भर का ज्ञान पड़ा है। लेकिन बात यह है कि आपको उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है जो आपके सामने पड़ा है, लेकिन आप उसको कर नहीं पाते। तो अब मैं आता हूं हिंदी पे। लोग कहते हैं हिंदी में नंबर नहीं आते। लोग कहते हैं कि हिंदी में नंबर नहीं आते। अब हिंदी में होता है एक कंपोजिशन पार्ट और एक होता है ग्रामर पार्ट। कंपोजिशन और एक होता है ग्रामर पार्ट। अब आप ग्रामर पार्ट है 50 नंबर का, अब उन 50 नंबर में से आप 45 नंबर आराम से ला सकते हैं और लोग लाए थे भी है। अब लोग कहते हैं कंपोजिशन में नंबर नहीं आते, तो कंपोजिशन में नंबर कैसे लाते हैं ये मैं आपको इतना अच्छे से बताऊंगा कि आप कंपोजिशन के जो 70 नंबर का पार्ट है, 80 नंबर का नहीं 70 नंबर का जो पार्ट है उसमें से आप आराम से 45 नंबर ला सकते हो। अगर आप इसमें से 40 लाते हो, इसमें भी 40 आते हो तो 80 ये, और आपको इंग्लिश में तो कम से कम 40 नंबर तो लाने ही होंगे। तो ये आपके फोर्थ पेपर में 120 नंबर हो गए। इस तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, और मेरा जो फोकस है वो ये है कि आपको हर एक पार्ट का, अब 25 पार्ट है, अब 25 पार्ट का मैं आपको एक वीडियो में बता नहीं सकता,
हर पार्ट का हर टॉपिक में क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या नहीं बनते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है और आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैं आपको वो बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये मेरा पहला वीडियो था और इसके बाद में मैं मेरी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम वगैरह सारी चीजें को सुविधाएं जुटा के उसके बाद में जो भी करूंगा वो आप उसके बाद में करना। थैंक यू।